नमस्कार। आज हम लोग चित्त विकृता से संबंधित कुछ सिद्धांत देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और जब भी हमें कभी चित्त विकृता का निर्धारण करना होता है तो इन सिद्धांतों को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। पहला जो सिद्धांत है उसे हम लोग वाइल्ड बीस्ट टेस्ट कहते हैं, यानी कि जंगली पशु परीक्षण, जिसे आर बनाम अर्नोल्ड के मामले में प्रतिपादित किया गया था। 1724 का मामला है ये। इसमें क्या हुआ था, जो लॉर्ड ओस्लो थे उनको घायल करने और उनकी हत्या करने के प्रयास में अर्नोल्ड को आरोपित किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। तो अर्नोल्ड ने अपना बचाव दिया कि वह उचित और अनुचित का भेद कर पाने में क्या है, असमर्थ है। वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि वो उचित और अनुचित का भेद कर पाने में क्या है, असमर्थ है। और उसके इस बचाव को क्या किया गया, स्वीकृत किया गया और उसे दोष मुक्त किया गया, जिसे 1760 में हाउस ऑफ लॉर्ड के लॉर्ड फेयरर द्वारा अनुमोदित भी किया गया इस सिद्धांत को। ठीक है ना, बहुत अच्छा सिद्धांत है ये और काफी उस समय बचाव का एक अच्छा कारण भी था ये। दूसरा आइए देखते हैं हम लोग, जिसे हम लोग विक्षिप्त भ्रांति का परीक्षण यानी इंसेन डायल्यूशन टेस्ट भी कहते हैं। हैडफील्ड के मामले में इसको प्रतिपादित किया गया, जो कि 1800 का मामला है। इसमें यह कहा गया कि विक्षिप्त भ्रांति का बचाव तभी मिलेगा जबकि वह इतनी गंभीर हो कि वह मनुष्य के निष्कर्ष निकालने की क्षमता को क्या कर दे, समाप्त कर दे। मनुष्य के निष्कर्ष निकालने की क्षमता को समाप्त कर दे, जिससे वह कार्य की प्रकृति को समझने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। तो उसे विक्षिप्त भ्रांति का बचाव मिलेगा। अगर विक्षिप्त भ्रांति इतनी भयंकर है, इतनी गंभीर है कि वह क्या करे, मनुष्य के निष्कर्ष निकालने की क्षमता को समाप्त कर दे, जिससे कि मनुष्य कार्य की प्रकृति को समझने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है उचित और अनुचित के मध्य विभेद करने की क्षमता का परीक्षण। ध्यान रखिएगा, विभेद करने की क्षमता का परीक्षण। और जो पहला मैंने टेस्ट आपको बताया है आर बनाम अर्नोल्ड में, उसमें उचित और अनुचित का भेद करने में असमर्थ है वो, और इसमें भेद करने में असमर्थ है, लेकिन कितना असमर्थ है, यानी विभेद करने की क्षमता का परीक्षण इसमें किया जाता है। ठीक है, जिसे जस्टिस ली बैक ने बाउलर के वाद में 1812 का जो मामला है ये में प्रतिपादित किया था। और इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया ये 1843 तक क्या हुआ, निर्विवाद चलता रहा और इसका डिफेंस मिलता रहा। 1843 में जब मैकनॉटन का वाद आया तो उसमें क्या किया गया, उसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए आगे चल के वे ही बचाव का आधार बने। ठीक है ना, क्या था, मैकनॉटन का वाद। और इस मैकनॉटन के वाद में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उसे हम लोग मैकनॉटन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं मैकनॉटन का सिद्धांत क्या था। तो मैकनॉटन का सिद्धांत जानने से पहले हम लोग मैकनॉटन के वाद के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। क्या था इसमें, देखिए इसमें जो मैकनॉटन था, ठीक है ना, वो एक विभ्रांति से ग्रसित था। उसका डायल्यूशन, उसका मानना यह था कि जो उसकी दुर्दशा है या जो उसका दुर्भाग्य है वो ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील के कारण है, यानी अपनी दुर्दशा का कारण वो सर रॉबर्ट पील को मानता था। ठीक है ना, तो वो उसकी क्या गया करने गया, हत्या करने गया। और भगवान का शुक्र बोल दीजिए या आशीर्वाद बोल दीजिए कि उस फंक्शन में रॉबर्ट पील नहीं आए। रॉबर्ट पील की जगह उनके व्यक्तिगत सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी ड्रामंड आए। और मैकनॉटन ने सर रॉबर्ट पील
के स्थान पर ड्रामंड का हत्या कर दी। ठीक है, तो अब मैकनॉटन का क्या हुआ, ट्रायल हुआ। तो जब मैकनॉटन का ट्रायल हुआ तो उसने अपना क्या किया, बचाव रखा, और अपने बचाव और उसके बचाव को क्या किया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उसको दोष मुक्त कर दिया गया। अब इस निर्णय की क्या हुई, ब्रिटेन में भयंकर आलोचना हुई। इतनी आलोचना हुई कि हाउस ऑफ लॉर्ड को इस मामले को 15 न्यायाधीशों की पीठ को क्या करना पड़ा, सौंपना पड़ा। ठीक है ना। तो 15 न्यायाधीशों की पीठ ने क्या किया, यहां पर चित्त विकृति विषयक संबंधी विधि को क्या किया, सूत्रबद्ध किया, और उनके सामने 5 प्रश्न रखे गए, और उन 5 प्रश्नों का जो उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है ना, वही चलकर आगे मैकनॉटन का सिद्धांत बने। तो आइए देखते हैं ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत यह दिया गया न्यायालय के लिए आवश्यक होगा कि जब तक साबित ना किया जाए तब तक न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ चित्त मानेगी। अर्थात सबूत का भार किस पर होगा, बचाव पक्ष पर होगा। बचाव पक्ष को, डिफेंस को यह साबित करना पड़ेगा कि वह स्वस्थ चित्त ना होकर क्या है, विकृत चित्त है। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को स्वस्थ चित्त माना जाएगा। ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या है, दूसरा बचाव यह है कि अगर बचाव पक्ष यह साबित कर देता है कि वह चित्त विकृत से ग्रसित है, तो दूसरा सिद्धांत यह प्रतिपादित किया गया कि चित्त विकृति से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, क्षम्य होगा। ठीक है ना। अगर चित्त विकृति के से ग्रस्त व्यक्ति है और उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या होगा, क्षम्य होगा। ये दूसरा सिद्धांत था। आइए देखते हैं तीसरा सिद्धांत क्या था। तीसरा सिद्धांत यह है कि अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि आपराधिक, वो चित्त विकृत तो था ही, और आपराधिक कृत्य करते समय वह मानसिक रुग्णता जनित, ठीक है ना, मानसिक रुग्णता जनित तार्किक दोष से ग्रस्त था, जिसके कारण वह अपने कृत्य की प्रकृति का बोध नहीं रख पाता था। ठीक है ना, या उसे यह बोध नहीं था कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह क्या है, विधि विरुद्ध है। ठीक है। अगर यह बात वो सिद्ध कर देता है तो उसे चित्त विकृतता का क्या मिलेगा, बचाव मिलेगा। चौथा सिद्धांत यह बताया गया कि यदि अभियुक्त व्यक्तिगत तौर पर यह मानता था या उसे ज्ञात था कि वह कार्य ऐसा है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो यह माना जाएगा कि वह कार्य की विधि विरुद्धता को क्या करता था, समझ सकता था या जानता था, और तो फिर उसे इस कारण का बचाव नहीं मिलेगा, यानी चित्त विकृतता का बचाव नहीं मिलेगा। अगला, कार्य करते समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति के बारे में किसी ऐसे चिकित्सक से राय नहीं मांगी जा सकती जिसने विचारण से पहले अभियुक्त को क्या हो, कभी ना देखा हो। ठीक है ना। अगर उसने उस चिकित्सक ने अभियुक्त को विचारण से पहले कभी नहीं देखा है तो उस चिकित्सक की राय मान्य नहीं होगी। अर्थात यहीं पर ही चिकित्सीय चित्त विकृतता और विधिक चित्त विकृतता में अंतर बताया है, उसे हम लोग अलग देखेंगे। तो ये 5 सिद्धांत हैं जो मैकनॉटन के केस में बताए गए। ठीक है। आइए कुछ रोचक तथ्य हैं इसके बारे में जो हम लोग जान लें। इसमें 15 न्यायाधीशों की पीठ ने अपना निर्णय दिया जो कि 14:1 के रेशियो में था। इसमें जो अल्पमत दिया गया वो जस्टिस मौले द्वारा दिया गया, और लॉर्ड टिंडले इसमें क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और इसमें मैकनॉटन के जो वकील थे वो कॉकबर्न थे।